अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, सबसे पहले रीज़न क्या है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं? इसके हमने दो रीजंस पढ़ी थी। फर्स्ट वन, अनलिमिटेड डिजायर, ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात। दूसरी तरफ बच्चे, हाँ, इनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो महदूद रिसोर्सेज। ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात और रिसोर्सेज हमारे पास हैं महदूद रिसोर्सेज के लिए हम वर्ड स्कैर्सिटी यूज करते हैं बच्चे। जी बच्चे, अच्छा बच्चे, स्कैर्सिटी के लिए बच्चे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। बच्चे बस अभी इधर फोकस कीजिएगा, इधर तवज्जो कीजिएगा। फर्स्ट वन हमने बोला था टाइम, सेकंड वन बच्चे हमने बोला मनी, और थर्ड वन पावर या एनर्जी। बच्चे, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैं कह सकता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से कौन कौन सी प्रॉब्लम है? जैसे फर्स्ट वन हम बोल देते हैं इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी। डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चल रहा है, ये भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है। इसे मैं इसी तरह से कह सकता हूं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का बदतरीन चक्कर, ये भी इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम फिस्कल पॉलिसी में भी आ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली द रीजन ऑफ स्टडी द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने की सबसे बड़ी वजह, सबसे मेन वजह वो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चे, इसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की। जो नए लोग हैं जिनकी पहली क्लास है, अगर किसी कॉन्सेप्ट में बच्चे समझ नहीं आएगी, आपने उसी वक्त मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आप लोगों के लिए एफर्ट करें, और अगर हम अपना मकसद ही हासिल ना कर पाए तो फिर फायदा कोई नहीं होगा। तो आपको जहां पे महसूस हो कि ये बात हमें समझ नहीं आई, तो आपने उसी वक्त मुझे बताना।
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, डेफिनेशन वही लिखूंगा, हाउ पीपल मेक चॉइसेस under condition of scarcity। अच्छा बच्चे, अब यहां तक बात को समझ लेते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज महदूद है, इन महदूद रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाह रहे हैं। जैसे हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, अब हमने ये फैसला करना है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएं, हम सीमेंट इंडस्ट्री में जाएं, या हम किसी सर्विस सेक्टर में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम एट द सेम टाइम हर सेक्टर में जा सके, हर गुड मैन्युफैक्चर कर पाए। तो हमने इसका फैसला करना। तो हमारे पास महदूद रिसोर्सेज है, उससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना चाह रहे हैं, तो हमने चूज करना है। हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स मौजूद है, उसमें से हमने चूज करना है हम कहां, किस इंडस्ट्री में या किस गुड को कंज्यूम करें। अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो प्रोडक्शन किसकी करें, अगर हम कंज्यूमर हैं तो किस गुड की कंजम्पशन करें। ये फैसला हम लोगों ने करना, और हो सकता है उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी आए। अगर इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे आएगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। और मुआशरे पे इसका इफेक्ट क्या आता है, या मुस्बत आएगा या मनफी आएगा। इकोनॉमिक्स की मेन ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स की मेन दो ब्रांचेस हैं जी बच्चे। फर्स्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चे, माइक्रो यूनिट लेवल, याद रखिएगा माइक्रो। तो हम माइक्रो से बात का आगाज करते हैं। माइक्रो माइक्रो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे हम स्टडी करते हैं डिसीजन मेकिंग को। ऑफ किसकी डिसीजन मेकिंग को बच्चे? बिल्कुल ठीक हो गया। हम कह सकते हैं हाउस होल्ड की, एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, या एक इंडस्ट्री की। फर्म के लिए बच्चे हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। या बच्चे इसके लिए हम वर्ड कंपनी भी यूज कर सकते हैं, या इसके लिए एंटिटी का वर्ड भी यूज होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, एक हाउस होल्ड की, एक फर्म की, या एक इंडस्ट्री की। अ हाउस होल्ड, अ फर्म, या एक इंडस्ट्री होगी। ठीक हो गया जी बच्चे। इसमें हम टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे जी बच्चे?
जी बच्चे, जी बच्चे, इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री वर्ड क्या है? आप इंग्लिश के अंदर वर्ड पढ़ते हो ना, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आप कलेक्टिव नाउन बोलते हो तो कलेक्टिव नाउन अगर आप वर्ड बोलो, जैसे पीपल, लोगों के लिए आपने वर्ड बोला, क्या लोग एक है? तो वो उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये माइक्रो में क्यों पढ़ रहे हैं, मैक्रो में क्यों नहीं पढ़ रहे? यहां पे सवाल ये नहीं कि ये यूनिट है, यूनिट बन गया। एक जैसी प्रोडक्ट में डील करने वाली तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मजमूई तौर पे इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे फैब्रिक सेल करने वाली या फैब्रिक से डील करने वाली तमाम कंपनीज, उनको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री बोलेंगे ना, शुगर इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री एक दूसरी, टेलीकम्युनिकेशन एक दूसरी, इसी तरह से केमिकल ये सब इंडस्ट्रीज। इन सब इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल। अगर हम सब इंडस्ट्रीज को इकट्ठा पढ़े तो वो मैक्रो में जाएगा, माइक्रो में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? माइक्रो के अंदर या एक कंपनी के बारे में पढ़ें या उसकी पूरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें या एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ें तो वो माइक्रो। लेकिन अगर पूरे मुल्क के बारे में पढ़ें, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, जैसे पाकिस्तान का अगर हम इन एग्रीगेट कंपैरिजन करना शुरू कर दें किसी दूसरे कंट्री के साथ, इसकी दूसरी किसी स्टेट के साथ, किसी और मुल्क के साथ या किसी और मुल्क की किसी स्टेट के साथ, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं होगा। क्लियर हो गया जी बच्चे? टॉपिक्स बच्चे, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? फर्स्ट वन, हम इसमें सबसे पहले प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का बच्चे दूसरा नाम, बिल्कुल ठीक हो गया, इसे हम डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं बच्चे। अच्छा, इसका एक और नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम। जी बच्चे, नेक्स्ट वन बच्चे, यूटिलिटी एनालिसिस। थर्ड वन, elasticity of demand and supply. Elasticity of demand and elasticity of supply. नेक्स्ट वन बच्चे, कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? जी बच्चे, फिफ्थ वन, रेवेन्यू एंड फर्म स्ट्रक्चर। ये हमारे एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर हम पढ़ते चले जाएंगे। सिक्स्थ वन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी किसके लिए मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। याद रखिएगा इसका नया नाम, इसको रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? एटसेट्रा, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी वुड डिस्कस अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक हो गया? फर्स्ट वन बच्चे, हमने टॉपिक शुरू करना है प्राइस मैकेनिज्म। या बच्चे इसे मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। या बच्चे इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी डिमांड एंड सप्लाई भी यूज करते हैं बच्चे।
बच्चे ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बच्चे इस चैप्टर में हमारे मेन 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन टॉपिक है बच्चे डिमांड, जो बायर से रिलेटेड डिस्कशन करेगा। सेकेंड वन टॉपिक बच्चे हमारा सप्लाई, जिसमें सेलर से रिलेटेड डिस्कशन होगी। थर्ड वन टॉपिक बच्चे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम, और बच्चे हम इसे बोलेंगे प्राइस मैकेनिज्म। तो बच्चे हमने इसमें से भी सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना शुरू करना है वो टॉपिक होगा हमारा डिमांड का। डिमांड का टॉपिक हम पढ़ना शुरू करने लगे। क्या तक कोई सवाल किसी भी बच्चे को? अच्छा बच्चे, डिमांड के टॉपिक को पढ़ने से पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन मार्केट की। मार्केट is a place where buyer, बिल्कुल ठीक होगा, बायर किस लिए आता है? हाँ शाबाश, खरीदारी के लिए, बिल्कुल ठीक हो गया। और सेलर, बिल्कुल ठीक हो गया, सेल करने के लिए आता है गुड्स को। गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट में फोर्सेस मौजूद है। मार्केट में कितनी फोर्सेस मौजूद है? मार्केट में 2 फोर्सेस मौजूद है। फर्स्ट वन, मार्केट की फोर्स मौजूद है बायर। बायर की फोर्स को हम कहते हैं डिमांड की फोर्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। और मार्केट में एक दूसरी फोर्स मौजूद है, सेलर की फोर्स। सेलर की फोर्स को बच्चे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। और बच्चे वो पॉइंट जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जाए, डिमांड के लिए एब्रीविएशन है यूनिवर्सल डी, सप्लाई के लिए एस। ये यूनिवर्सल एब्रीविएशन है, कहीं भी यूज करेंगे इसका एक ही मतलब है, डिमांड। डिमांड अगर सप्लाई के इक्वल हो जाए उस पॉइंट को बच्चे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो हमारा इस चैप्टर का थर्ड वन एंड द लास्ट वन टॉपिक है, हम पढ़ेंगे जब डिमांड की फोर्स सप्लाई की फोर्स के इक्वल हो जाए। अब हमें वन बाय वन पहले डिमांड की फोर्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमें सप्लाई की फोर्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा बच्चे, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट बच्चे, गुड्स की मार्केट एंड सर्विसेज की मार्केट। इसी तरह से बच्चे हम कह सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। इसी तरह से बच्चे हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, हम फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं। अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल मार्केट में याद रखिएगा,
फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं लेंडर्स एंड बोरोअर्स। बैंक वगैरह इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। या ये कि बेसिकली इस मार्केट का काम होता है उधार देना, इस मार्केट का मेन काम होता है। ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उन लोगों को पैसे प्रोवाइड कर देती है जिनको इसकी जरूरत होती है। जैसे बैंक के बारे में हम डेफिनेशन करते हैं, a bank is a dealer in capital or more properly a dealer in money. He receives deposit from those who have in excess and give it to those who need it. बैंक एक ऐसा डीलर है जो फाइनेंस में डील करता है, उन लोगों से पैसे रिसीव करता है जिनके पास पैसे उनकी जरूरत से ज्यादा हो और उनको प्रोवाइड कर देता है जिनको उनकी जरूरत हो। तो ये किन दो लोगों को मिला रहा है? लैंडर्स को और बोरोअर्स को मिला रहा है। इसके बाद बच्चे हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फिजिकल एंड वर्चुअल मार्केट। फिजिकल एंड वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल का एक और नाम भी होता है रिमोट मार्केट। जी बच्चे, इसके अलावा रीजनल मार्केट, एटसेट्रा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम डिमांड का मेन टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं। डिमांड के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, वन बाय वन मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों के साथ। सबसे पहला टॉपिक बच्चे डिमांड का जो हमने पढ़ना है, डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद बच्चे हम लोग डिमांड की डेफिनेशन के साथ साथ पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। इसी के साथ मैं डायरेक्ट डिमांड का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मेन टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमांड, मेन टॉपिक है हमारा। उसके बाद बच्चे वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है? जी बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हम डिस्कस करेंगे अजम्पशंस, या जिसे हम प्री कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अजम्पशंस या इसे कहते हैं प्री कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद बच्चे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस के साथ ही एक एडिशनल पॉइंट बन जाता है, इसे हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंडर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं डिमांड। डिमांड के लिए बच्चे कंडीशंस
डिमांड की दो कंडीशंस हैं बच्चे। फर्स्ट वन बच्चे, विल टू परचेज, खरीदने की ख्वाहिश और खरीदने की ताकत, पार्ट टू परचेज, विल टू परचेज एंड पार्ट टू परचेज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स and services that consumer is willing and able to purchase at specific price and at a certain period of time। तो बच्चे डिमांड के लिए कंडीशन क्या है कि ख्वाहिश भी होनी चाहिए और खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए। अगर ख्वाहिश है लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो वो ख्वाहिश होगी, डिमांड नहीं होगी। और अगर पैसे तो हैं खरीदने के लिए लेकिन हम खरीदना ही नहीं चाहते तब भी हम उसे डिमांड नहीं बोलेंगे। तो डिमांड के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी, खरीदने की ख्वाहिश, खरीदने की ताकत। तो डिमांड चीजों की वो तादाद या सर्विसेज की वो तादाद जो कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है, कंज्यूमर के पास खरीदने की सलाहियत, एबिलिटी भी मौजूद है, पार भी मौजूद है, एक खास कीमत पे, एक खास वक्त में, उसे हम कहते हैं डिमांड। क्लियर हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, इसके बाद डेफिनेशन है बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड की। डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल यूजर या बच्चे कंज्यूमर इन अ मार्केट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड मार्केट में मौजूद एक यूजर की डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल। मार्केट में मौजूद एक यूजर की डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट में मौजूद एक कंज्यूमर की डिमांड, शाबाश। अब मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड, मार्केट डिमांड। Demand of all consumers in a market, मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसे क्या बोलेंगे बच्चे? मार्केट डिमांड। मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड मार्केट डिमांड कहलाती। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज बच्चे हम कहते हैं प्राइस इन रुपीज,
क्वांटिटी, डिमांड, जी बच्चे हम कह देते हैं ए बी सी और यहां पे हम टोटल कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज प्रोडक्ट की कीमत है 2 रुपए। कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 2 रुपए पे 100 यूनिट्स। कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 150 यूनिट्स। कंज्यूमर सी डिमांड करता है 200 यूनिट्स। अगर हम बोले कंज्यूमर ए की डिमांड 2 रुपए पे, ये क्या कहलाएगी? शाबाश, ये डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। इसी तरह से बच्चे बी की डिमांड क्या कहलाएगी? और सी की डिमांड। और अगर इन सब का मैं टोटल कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। ये टोटल कहलाएगी मार्केट डिमांड। टोटल कितनी अमाउंट बनती है बच्चे? 450। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? ये टोटल क्या बन गया? मार्केट। तो इसका मतलब मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड को क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। तो बच्चे क्या हुआ? द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट आर कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसी तरह से बच्चे अगर कीमत 4 रुपए हो जाए, हम कहते हैं इसकी डिमांड 80 यूनिट्स, 120 यूनिट्स और 150 यूनिट्स। अब मुझे टोटल करके बताइएगा बच्चे कितनी फिगर बन रही है? 350। तो बच्चे ये क्या है? मार्केट डिमांड। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरह से बच्चे अगर कीमत 6 रुपीज हो जाए तो ये 60 यूनिट्स, 90 यूनिट्स और 100 यूनिट्स। अब मुझे बताइएगा बच्चे, क्लियर हो गया बच्चे? यहां तक बात क्लियर है? बाकी एग्जांपल रहने दीजिएगा, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चे ये कैलकुलेशन हमने जो की है ये किसके लिए की है? मार्केट डिमांड के लिए। ये बच्चे कहलाएगी मार्केट डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे? मार्केट में मौजूद तमाम कंज्यूमर्स की डिमांड, उसे क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। और मार्केट में मौजूद एक कंज्यूमर की डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। जी बच्चे, इसके बाद डेफिनेशन है बच्चे, डायरेक्ट डिमांड। डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। Those goods
जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज कर ले, ऐसी गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अगला कॉन्सेप्ट जो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा, डिराइव्ड डिमांड। इससे हमें बातें समझ में आ जाएंगी। डिराइव्ड डिमांड, बच्चे हम कह सकते हैं डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या कहलाएगी, या रिसोर्सेज की डिमांड क्या कहलाएगी, डिराइव्ड डिमांड। बच्चे हम एग्जांपल कोट करते हैं। अगर हम कहें चेयर, चेयर की डिमांड को क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। चेयर की डिमांड कहलाएगी डायरेक्ट डिमांड, बिल्कुल सही हो गया। हाँ एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब चेयर बनाने के लिए अगर हमें वुड की जरूरत हो, ये क्या कहलाएगी, डिराइव्ड डिमांड। इसकी डिमांड कहलाएगी डिराइव्ड डिमांड। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है, ये है डिराइव्ड डिमांड। तो डिमांड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिराइव्ड डिमांड। और गुड्स की डिमांड या सर्विसेज की, जिसे डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, जैसे किताब, किताब की डिमांड क्या है, डायरेक्ट। लेकिन पेपर डिराइव, क्योंकि किताब बनाने के लिए किसकी जरूरत है, पेपर की जरूरत है, और पेपर क्या बन गया, डिराइव्ड डिमांड। यहां तक बात समझ में आ जाएगी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा लॉ ऑफ डिमांड जी। ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड भी, ये इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड भी। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट लॉन्ग डिस्कस होने वाला है बच्चे, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की बेस क्या है बच्चे, उसने कहा सबसे पहले डिमांड डिपेंड कर रही है फैक्टर्स पे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है बेसिकली। इसी तरह से बच्चे टेस्ट, फैशन, टैक्सेस एटसेट्रा। जी बच्चे यहां तक बात क्लियर हुई। डिमांड किस किस पर डिपेंड कर रही है, इन फैक्टर्स। हम इसके लिए नॉर्मली एब्रीवेशन यूज कर देते हैं, हम कहते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, बेसिकली फंक्शन है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, फैशन, टैक्सेस एटसेट्रा। ये बात क्लियर। अब हमारे लिए साइमल्टेनियसली अगर डिमांड का रिलेशनशिप समझना चाह रहे हो और हर फैक्टर के साथ एक ही टाइम पे समझना शुरू करें तो बात समझ नहीं आएगी। हमें कैसे पता चलेगा किसकी वजह से बढ़ रही है, किसकी वजह से कम हो रही है। तो हमने कहा हम इसका रिलेशनशिप सिर्फ एक के साथ बनाएंगे, डिमांड का रिलेशनशिप सिर्फ प्राइस के साथ बनाएंगे, और फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि ये फैक्टर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। हमारी अजम्पशन होगी ये फैक्टर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंज ना आए। ये हमारी अजम्पशन बन जाएगी। इसे हम कहते हैं दीज आर द प्री कंडीशन। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो तभी लॉ पूरा होगा, नहीं तो लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा।
लॉ की एप्लीकेशन से पहले जिन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी, दीज आर कॉल्ड प्री कंडीशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब यहां पे हमने सिंपल इक्वेशन क्या बना दी? हमने सिंपल इक्वेशन बना दी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्योंकि बाकी तमाम कंडीशन, बाकी तमाम फैक्टर्स को, डिटर्मिनेंट्स को हमने क्या बना डाला? कांस्टेंट। तो अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब इस फंक्शन के लिए अब नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले, दो बातें। जब भी फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट। हमें ये डिसाइड करना है कि प्राइस कौन सा वेरिएबल है। इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा वेरिएबल है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको कैसे पता चला कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? हमने कहा वो वेरिएबल जिस पे कोई दूसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो, वो वेरिएबल क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट। जो डिपेंड कर रहा हो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिमांड कौन सा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया जी? प्राइस कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। और डिमांड या क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम यहां पे बात करने लगे, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या बिहेवियर होगा? लेट्स सपोज, अभी एग्जांपल लेने लगा हूं आपके सामने। दो ही सिचुएशन हो सकती। पहली सिचुएशन, फर्स्ट वन, अगर प्राइस बढ़ जाए, यही है ना बात। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? या प्राइस कम हो जाए। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज हो जाए तो डिपेंड, जो इस पे डिपेंड कर रहा है उसमें क्या चेंज आएगा? यही बात है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्राइस। जिस पे कौन सा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंज आएगा? हमने ये बात समझनी है। हमने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांड। जी बच्चे, आप नॉर्मली रूटीन में बताइएगा, अगर प्राइस बढ़ जाए तो हमारी परचेजिंग पावर या हम खरीदारी ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? प्राइस बढ़ जाए तो हम खरीदारी कम करते हैं। तो बच्चे ये बिहेवियर क्या हुआ इन दोनों के दरमियान में? इनवर्स। एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल कम। ऑन द अदर हैंड बच्चे, अगर प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चे इन दोनों के दरमियान में भी क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स। तो इसके रिलेशनशिप के लिए बच्चे हम 4 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्या क्या रिलेशनशिप के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं? शाबाश। फर्स्ट वन है इनडायरेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। इनवर्स, ठीक हो गया जी बच्चे। इनवर्स। थर्ड वन है ट्रेड ऑफ और लास्ट वन नेगेटिव। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान में इनडायरेक्ट, इनवर्स, नेगेटिव या ट्रेड ऑफ का रिलेशनशिप। तो बच्चे बात क्लियर हो गई? तो हम इसको ये कह सकते हैं, देयर इज एन inverse, indirect, trade-off और negative relationship between price and quantity demand। और अगर किसी के लिए A यूज करना तो ये भी हो सकता है। सेंटेंस बन गया, there is an inverse relationship between price and quantity demand।
There is an indirect relationship between price and quantity demand. There is a trade-off relationship between price and quantity demand or negative relationship. कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी नाम से एमसीक्यूज पूछे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? चले जी बच्चे, इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका टेबल और डायग्राम का कॉन्सेप्ट रहता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।